वाले सर, स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं आप बच्चों? हो सकता है आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस डिलीवर होती रहेंगी। तो आज हमारा टारगेट है एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस। तो इनको पढ़ने से दोनों जगह फायदा होगा आपको, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी एज वेल एज आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है 12th क्लास के अंदर भी। तो देखें जी, वाई आर सॉलिड्स रिजिड, ये अगर आप टर्म 2 का एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसमें भी बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होएगा। सब्जेक्टिव अप्रोच ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बहुत अच्छा करती है। सुनिए भी क्या लिखा हुआ है। इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, आपको पता ही है यही एनसीईआरटी की लाइंस है, आर नॉट फ्री टू मूव, इनके पास फ्रीडम नहीं है मूव करने की, बट कैन ओनली ओसिलेट, अपनी मीन पोजीशन पे ही सिर्फ हिलते रहते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आपके आसपास जितने भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनको टच करके देखिए आप, दबा कर देखिए आप, प्रेशराइज करके देखिए आप देखेंगे कि ये दबते नहीं है। हाँ, जब भी कभी आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, चाहे गिटार का आ रहा हो, चाहे किसी तबले का आ रहा हो, या फिर किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट से आप म्यूजिक निकालें, या फिर सिंपल एक स्टील की कटोरी लेकर उस पर अगर आप थोड़ी सी चोट करते हैं ना, तो आपकी एक आवाज आएगी। वो जो आवाज है वो एक्चुअल में है क्या? पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ओसिलेट कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। और इंटर मोलिकुलर और इंटर आयोनिक फोर्सेस, दिस इम्पार्ट्स रिजिडिटी, इसी से रिजिडिटी, यही आपने 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल वगैरह में आपने पढ़ा था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या था? सॉलिड्स रिजिड क्यों है? तो सिंपल सा आंसर है, इनके एटम आयन मॉलिक्यूल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर और इंटरआयनिक फोर्सेस हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है, सॉलिड चैप्टर का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मोलिकुलर, आयनिक, कोवलेंट, वो आ जाएगा। अभी इंडेक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देख सकते हैं, पेज टू पेज वीडियो है मेरा, पेज टू पेज, 1 से लेकर 5 पेज, 6 से लेकर 10 पेज, ऐसे पेज टू पेज वीडियोस है। तो ये प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सॉलिड चैप्टर करके, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनिट क्यों है, फिक्स क्यों है? जैसे ये आयरन का ब्लॉक या फिर वुडन ब्लॉक ले लें आप, तो वो कह रहा है कि इनका वॉल्यूम फिक्स क्यों है, डेफिनिट क्यों है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर बाउंड टू देयर मीन पोजीशन, वही पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था ना, वही कॉपी पेस्ट कर देना आप लोगों ने, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो इंटर एटॉमिक हो, चाहे इंटर मोलिकुलर हो, चाहे वो इंटर आयोनिक हो। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकी जो आपके पास डिस्टेंसेस हैं, वो कोई लिक्विड तो है नहीं, वो कोई आपके पास गैस तो है नहीं, जो उनकी इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बदलेंगी। ठीक है ना? एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो क्रिस्टलाइन है उसके अंदर आप आयोनिक सॉलिड्स भी डाल दें, उसके अंदर आप मेटेलिक सॉलिड्स भी डाल दें, फिर आपका ना काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं यहां से आयोनिक उठाऊं, ये लो जी आयनिक उठाया सबसे पहले, फिर आयनिक के बाद मेटेलिक उठाऊं, ये मेटेलिक उठाया मैंने। ठीक है जी। तो अगर आप क्रिस्टलाइन में चले, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया KNO3 कॉपर, ये दोनों तो इधर आ ही गए। अब बचता है बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन। उससे पहले थोड़ा सा हम अमोर्फस की तरफ जाए। जो पॉलीमर्स है ना बच्चे, वो उठाकर उधर रख दो, जो पॉलीमर्स है, तो इससे आप थोड़ा सा ना चीजों को स्मूथली कर पाओगे। जैसे पॉलीमर हो गया, ये पॉलीमर मैंने इधर लिख दिया, तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पॉलीथेरिन हो गया, ये मेरे पास पीवीसी हो गया, ये मेरे पास यहां से टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन तो इस बार 2021 में नीट के पेपर में पूछा गया था, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, तो नेप्थलीन इधर आ गया, बेंजोइक एसिड सॉरी क्रिस्टलाइन में, टेफ्लॉन आ गया, पीवीसी आ गया, ग्लास आ गया, बिल्कुल ठीक है, आप सिलेबस में पढ़ते भी हो। तो एक पोली पोली ये भी पॉलीमर्स पे आ गया, पॉलीयूरिथेन। तो टेफ्लॉन, पॉलीयूरिथेन, पीवीसी, फाइबरग्लास, सेलोफेन इधर रखा गया है।
बाकी सारे के सारे जो बच गए हैं, चाहे नेप्थलीन हो चाहे बेंजोइक एसिड हो, वो अमोर्फस। तो आप 90% तक कवरेज कर सकते हैं कि आयनिक मेटेलिक को क्रिस्टलाइन में डाल दें, अमोर्फस को पॉलीमर्स जो कैटेगरी है वो टोटल कनेक्ट कर दी जाए। वाइज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कोल्ड लिक्विड? अभी पीछे क्वेश्चन किया ना फाइबर ग्लास का, तो ग्लास है क्या? ग्लास एक अमोर्फस, ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है। ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है जी। इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, वो भी वेरी स्लोली। अब देखिए ना, पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर अगर कोई ग्लास इस तरीके से वर्टिकली सेट हो रखा हो किसी विंडो के अंदर, तो इसको अगर बर्नियर कैलिपर से मेजर किया जाए, फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो इसका जो बॉटम पार्ट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा थिक लगेगा एज कंपेयर टू द अपर पार्ट, ये थिन होएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर नीचे की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द glass panes in the window of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. This is because of glass flows down very slowly and make the bottom portion slightly thicker. तो कहीं ना कहीं जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे उनको सॉलिड बना दिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड्स हैं, या फिर इन्हीं को आप लोग एक नाम और देते हो, सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स, ठीक है जी, सूडो सॉलिड्स। नाउ refractive index of a solid is observed to have a same value along all direction. तो one property in all directions have the same nature, ठीक है जी। one property in all directions have the same nature. Refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of the solid. बड़ी सिंपल सी बात है, एक होती है आइसोट्रोपी, एक होती है एनाइसोट्रोपी। आइसो मतलब सेम, तो आइसोट्रोपी अमोर्फस का कैरेक्टरिस्टिक है। Since the solids have the same value of refractive index along all directions, it is isotropic and hence amorphous. Being an amorphous solid, it would not show clean cleavage. जब भी आप ग्लास आपके हाथ में, किचन में कोई ग्लास हो और वो आप पानी पी रहे हो, अचानक आपके हाथ से गिर जाए, तो अगर वो ग्लास गिरने के बाद टूट गया है, मोस्ट प्रोबेबली टूटी गई, तो कई बार हमारे घर में हमारे मम्मा पापा बोलते हैं कि उस ग्लास को उठाना मत, हाथ पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोर्फस की ताजा कटी हुई सरफेस या फिर जो हमारे पास क्लीवेज होने के बाद जो सरफेस है वो क्लियर, वो क्लीन नहीं होती है, वो रफ रहेगी। इंस्टेड इट वुड ब्रेक इनटू पीसेस विद इररेगुलर सरफेसेस। तो इसलिए हमें डर लगता है कहीं ग्लास कटने के बाद, टूटने के बाद हमारे हाथ को काट ना दे। Since the solid has the same value of refractive index, तो मैंने बोला आइसोट्रोपी। आइसो मतलब सेम, डायरेक्शन, एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में जब मेजर किया गया तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इट इज आइसोट्रोपी, जबकि ये क्रिस्टलाइन में नहीं मिलता है। लो जी, एग्जांपल नंबर 6 और इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। टेबल बनी हुई है ना एनसीईआरटी में, उसके नीचे रखा गया है। जैसे आपको K2SO4 है, देख से पता चल रहा है कि ये कीटायन आयन से बना हुआ है, तो ये आयनिक कैटेगरी में जाएगा। और आयनिक ढूंढ ले हम लोग। टिन, ये मेटेलिक है, ये टिन मेटेलिक है। बेंजीन मोलिकुलर सॉलिड के अंदर कैटेगराइज होएगा। यूरिया भी मोलिक्यूल, अमोनिया मोलिकुलर, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके मोलिकुलर। एआर में वेंडरवाल फोर्सेस होंगे। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड जेडनेस, ये आयनिक की कैटेगरी में जाएगा कि कैटायन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रुबिडियम तो मेटल है। सिलिकॉन कार्बाइड एक नेटवर्क जाइंट मॉलिक्यूल है, तो कहीं ना कहीं कोवलेंट सॉलिड्स में इसको कैटेगराइज करेंगे। वैसे कोवलेंट सॉलिड आपने 11वीं क्लास में सुनी थी ना कि इनके एमपीबीपी कम होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके एमपीबीपी बड़े ज्यादा हो गए। अब इतने ज्यादा क्यों हो गए भाई? क्योंकि ये जाइंट मोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं ये ना, जिससे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ गया और ये सॉलिड होकर हाई एमपीबीपी की कैटेगरी में चले गए।
Solid A is very hard electrically insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid? अभी बात कर रहा था ना मैं जिसकी जैसे SiO2 हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया. सोलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर. बस ये जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर था, यहां से थोड़ा सा चांस हमें लगा कि इसको कैसा होना चाहिए सोलिड में और मोल्टन में. जबकि आपको पता है आयनिक सोलिड मोल्टन स्टेट में कंडक्टर है. आयनिक सोलिड्स मोल्टन स्टेट में कंडक्टर है. किसकी वजह से? ड्यू टू द फ्री ions, due to the free ions and melts at extremely high temperature. extremely high temperature पे मेल्ट कर गए. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डायमंड की बात कर रहा है जो कंडक्टर ही नहीं है ना, तो वो मेटेलिक तो हो नहीं सकता. वो डायमंड की बात कर रहा है या फिर वो डिस्कशन कर रहा है आपसे किस बारे में, या फिर आपसे सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहा है. इसी का जस्ट कॉपी पेस्ट है, फोटोस्टेट कॉपी है इसकी. बस फर्क ये है कि जहां आपके पास कार्बन है बीच बीच में सिलिकॉन रखने पड़ते हैं आपको ना, और चाहे तो आप सिलिका की बात कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है जो कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर्स है. कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर्स है. आयनिक सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. कारण है मोल्टन में तो फ्री आयंस है इनके पास, मोल्टन में तो फ्री आयंस रहेंगे इनके पास. लेकिन अगर सॉलिड है तो यहां कोई फ्री आयन नहीं मिलता, कोई फ्री आयन नहीं मिलता. However, in the solid state, since the ions are not free to move about but remain held together by strong electrostatic force of attraction, they behave as insulator. वो insulator का behave करेंगे. What type of solids are electrically conductor, malleable and ductile? What type of solids are electrically conductor, malleable and ductile? बड़ी सिंपल सी बात है. ये प्रॉपर्टी तो किनके अंदर रहेगी? मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर. व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल? तो कारण है जिनसे चदरें बन सकती हैं, जिनसे तार खींच सकती हैं, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है वो मेटेलिक सॉलिड ही है. गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 11-12 नंबर पेज के आसपास आप मेरा वीडियो जाकर देखिए, मैंने बात कर रखी है. ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड. चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे वो मोलिक्यूल हो. This constituent particle may be an atom, ion और the molecule. तो कुल मिलाकर अगर सिंपल सी बात करें ना, तो लैटिस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है? ये each lattice point represent one constituent particle, one constituent particle. तो हर लैटिस पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन या मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है. ये उसकी सिग्निफिकेंस है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है. नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज द यूनिट सेल. तो भाई एबीसी, एबीसी मतलब उसकी जो एज लेंथ है. क्लियर ना. और उनका इक्वल होना नहीं होना वो बात की बात है. दूसरा क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स. यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग 3 एजेस ABC. ओके. एंगल्स बिटवीन द एजेस व्हिच आर अल्फा, बीटा, गामा. Thus, a unit cell is characterized by 6 पैरामीटर ABC, अल्फा, बीटा, गामा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्यूब की बात कर रहा हूं जो सबसे सिमेट्रिकल टाइप का क्रिस्टल लैटिस है. सबसे सिमेट्रिकल टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, सबसे सिमेट्रिकल टाइप का क्रिस्टल लैटिस. इसके A इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C. इसकी सारे के सारे जो एज लेंथ है वो बराबर है, और जितने भी इसके एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा सब 90 डिग्री के हैं, सब 90 डिग्री के हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, फ्री सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. तो भाई हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक मैंने आपको बताया हुआ एक सिंपल सा कोड CTOMHRT क्यूबिक. इट इज अ टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक. तो इनमें से मुझसे हेक्सागोनल के बारे में और मोनोक्लिनिक के बारे में वो बात कर रहा. ठीक है जी. हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स को मैं दिखा रहा हूं आपके सामने. हेक्सागोनल जहां A इक्वल्स टू B है बट नॉट इक्वल्स टू C है, अल्फा बीटा 90 है और गामा 120 डिग्री का है. लेकिन जो मोनोक्लिनिक है ना, मोनोक्लिनिक उसमें तीनों के तीनों एक्सिस बराबर नहीं है. दो एंगल 90 डिग्री के, तीसरा ना 90 है ना 120 है, ना तो 90 है ना 120 है. कुल मिलाकर हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में
एक एंगल के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं, अगर एंगल के पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूं, तो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, गामा 120, गामा 120 भी नहीं है और 90 भी नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, देखिए फेस सेंटर्ड में जो 6 कॉर्नर्स हैं वो तो ऑक्यूपाइड रहेंगे ही रहेंगे, क्लियर, वो तो ऑक्यूपाइड रहेंगे ही रहेंगे, क्लियर। और इसके अलावा फेस का सेंटर, 6 फेस के सेंटर भी ऑक्यूपाइड रहेंगे। एंड सेंटर्ड की बात करूं, 6 फेस नहीं है यहां पर, 8 कॉर्नर तो फिक्स है, बिना इनके तो स्केलेटन बन ही नहीं सकता। फिर आपके पास है एंड, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, क्लियर, ये आमने सामने एंड सेंटर्ड में दो ओपोजिट फेस ऑक्यूपाई हो रखे हैं। ठीक है। अब अगर इसका यूनिट सेल कांस्टेंट, जिसको जेड बोलते हैं आप लोग, यूनिट सेल कांस्टेंट निकलवाना चाहते हो, तो 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8, 6 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ, तो इसका जेड 4 आ रहा है, इसका जेड आपके पास 2 आ रहा है। ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। 13th क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट कॉर्नर, दैट इज 1/8। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं। एंड बॉडी सेंटर, दैट इज 1 ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल is part of its neighboring unit cells. A point lying at the corner of unit cell is shared equally by 8 unit cells and therefore only 1/8 of the each such point belonging to the given unit cell. तो 1/8 की काउंट्री रहेगी। जबकि अगर आप इसी चीज को, जबकि अगर आप इसी चीज को किस तरफ लेकर जाए, बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर, तो वहां जब आप एक बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये 8 कॉर्नर रहेंगे, ये रहेगा सेंटर। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये सेंटर किसी और यूनिट सेल से, अपने पड़ोसी यूनिट सेल से, अपने नेबरिंग यूनिट सेल के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है जी। व्हाट इज द 2D कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर? वेरी सिंपल। अब ये 3D पैकिंग में पहुंच चुका है। जब 3D पैकिंग में पहुंचोगे तो आपको एनसीईआरटी से मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, चेक करना। ये एनसीईआरटी का ना पेज नंबर 14 है, ओके, और ये इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, दोनों बराबर मैच कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो, आप इस स्फीयर को टच करने वाले 4 स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। और यहां भी इसको टच करने वाले 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। तो व्हाट इज अ 2D कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक अरेंज करते चले जाएं, या फिर एक स्फीयर 2 रोज का मेंबर हो, चाहे वो आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, 1 वर्टिकल हो, तो एक अरेंजमेंट जो आपके सामने आती है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। इसके लिए और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक बार मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। नाउ अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन हाफ मोल ऑफ इट, हाफ मोल। पहले तो हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर ले। इसका जो जेड है वो एग्जैक्टली क्या होएगा, वो एग्जैक्टली निकलेगा इसका 6। ठीक है जी। ये इस बार 2021 के पेपर में नीट में भी आया हुआ था। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स, तो बच्चे होता क्या, टीवी इसमें निकलेंगी आपके पास 12, क्योंकि जितना आपका जेड है, जितना आपका यूनिट सेल कांस्टेंट है, उसकी जस्ट डबल टीवीज होती हैं, और ओवी निकलेंगी इसकी 6। ठीक है जी। तो टोटल वॉइड्स कितनी हुई बच्चे, 18। अब सिंपल क्वेश्चन है,
यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। आपको अगर 1 मोल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है, 1 मोल, तो उसमें आपको कितनी वॉइड्स मिलेंगी? 18। 1 मोल कंटेन्स 18। 1 मोल के अंदर अगर आप जेड की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो टोटल वॉइड्स तो आपके पास 18 ही हुई ना। तो इसी बात को अगर मैं हाफ कर दूं तो 9 हो गई। तो अब थोड़ा सा तरीके से कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन हाफ मोल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हाफ इनटू एवोगेड्रो, ये लो जी। नंबर ऑफ ओवीज, नंबर ऑफ टीवीज, टोटल मिलाकर आपके पास इनका बाद में सम कर दिया गया। तो कहानी तो वही पहुंच गई है, कहानी तो वही पहुंच गई है। क्लियर ना? तो कुल मिलाकर आपके पास नंबर ऑफ जो टीवी ओवी है वो 9 इंटू 10⁻23 आ रहा है। सिंपल वे है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M N। एलिमेंट N फॉर्म्स CCP। CCP मतलब Z का वैल्यू 4। एन एटम ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टीवीज। तो भाई जब Z अगर 4 है तो टीवीज आपके पास 8 होंगी और इसका 1/3 तो 8/3 हो गया। तो बड़ा सिंपल कि M 8/3 लिख दें, N को आप लोग 4 लिख दें। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। सोल्व करेंगे M2N3, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई लेवल पे होती है एग्जाम्स के अंदर। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी? 74%। आपको इसका तो पता है। ये कौन है जी? सिंपल क्यूबिक है तो ये 52% है। बॉडी सेंटर्ड का 68% है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपके पास 74% है। लो जी, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट कर ले। 2.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 कर दिया गया जी। तो ये आपके पास इससे कट जाएगा एक जीरो। 27 इसका मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक वेट है जो भी है। इसका क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, तो ए की वैल्यू 405 दे रखी है। 4 इंटू 10 405 इन 10⁻⁻12 की जगह -10 cm, क्योंकि मैं सब सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं। डेंसिटी इसकी 2.7, तो सिंपल 2.7 ग्राम पर सीसी लिख रहा हूं। नेचर पूछ रहा है तो जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड जब सब कुछ सोल्व करने के बाद आ रहा है तो वो 4 आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है, तो जेड निकलेगा और जेड आएगा 4। तो उससे पता चल जाएगा कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, FCC। आगे बढ़ते हैं जी। What type of defect can arise when a solid is heated? Which physical property is affected by it? And in what way? What type of defect can arise? On hitting a solid, vacancy defect is produced. This is because on hitting, some lattice sites become vacant. As a result of this defect, the density of the substance decreases because some atoms or ions leave the crystal completely. तो एक ना मान लीजिए आप कोवलेंट सॉलिड है, उसको जब हीट करेंगे तो उसके अंदर से उसकी जो कुछ जगहें खाली हो जाएंगी, एटम्स या फिर उसकी जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसमें से मोलिक्यूल वो गायब हो जाएंगे। तो वहां वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होने वाला है। डिफेक्ट वाला पार्ट भी सिलेबस का पार्ट है, तो प्रॉपरली इस वीडियो को आप चाहे 1.5x पे देख लें, तो एक रिवीजन हो जाएगा आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का। What type of stoichiometric defect is shown by ZNS and AGBR? सिंपल, इसमें ZNS जो है आपको पता है 4:4 का रेशियो रहता है इसके अंदर, बिकॉज इट्स आयन हैव अ लार्ज डिफरेंस इन साइज। ओके, और जहां लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज हो वहां आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट रहते हैं, और जहां कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो अप्रोक्सीमेट नियर सा हो वो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जिनके कैटायन नियरली सेम साइज के हो, तो वहां आपके पास शॉर्ट की डिफेक्ट है। जबकि एजीबीआर एक ऐसा यूनिक क्रिस्टल है जिसके अंदर दोनों टाइप के डिफेक्ट ऑब्जर्व हुए हैं। तो इसको याद ही किया जा सकता है जब तक कि प्रैक्टिकली हम इसको देख ना लें। Explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation is higher, when a cation of higher valence is added as an impurity in it. देखो वो कह रहा है how vacancies are introduced in an ion when a cation of higher valence is added as an
हुआ पता है क्या, दो सोडियम है जैसे, इनको हटा किया, एक कैडमियम +2 डाल दिया गया है। तो अब सोचो ना, दो जगहें थी जहां सोडियम सोडियम थे, इन सोडियम सोडियम को गेट आउट बोल दिया गया। अब सोडियम की जगह खाली हो गई। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का तरीका क्या है कि वहां चार्ज तो बराबर रखना पड़ेगा, +2 की इक्वल +2। तो ये मेरे पास एक वेकेंट स्पेस बन गया, खाली जगह बन गई है। तो व्हेन अ कटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इंप्योरिटी टू एन आयन, सम ऑफ साइड्स ऑफ द ओरिजिनल केटायंस आर ऑक्यूपाइड बाय द केटायन ऑफ हायर वैलेंसी। ज्यादा वैलेंसी वाला ऑक्यूपाई कर लेगा। Each cation of higher valency replaces two or more original cations and occupy the sides of original cation। आप देख पा रहे हैं नीचे सब कुछ चले जा रहा है। एंड द अदर साइड रिमेन्स वेकेंट। तो कुल मिलाकर जितना आपको वैकेंसी प्रोड्यूस करना है, मान लो तीन आपके पास प्लस 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 थे, इनको भी यहां से हटाओ 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 हटाओ, इनकी जगह पर एल्यूमिनियम +3 लगा दो, दो वैकेंसी जनरेट हो गई ना। तो एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है मेरी थ्योरी में जाकर आप देख सकते हैं कि जो इनकमिंग है, जो आपके पास आने वाला कैटायन है उसका चार्ज और जो जाने वाला कैटायन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ले, चार्ज का डिफरेंस निकाल ले, सीधे सीधे वैकेंसीज आपको पता चल जाएंगी। आयनिक सॉलिड्स विच हैव एनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सेस, तो मेटल एक्सेस होएगा तो एनायनिक वैकेंसी तो होएगी। डेवलप कलर, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है और बार बार आपसे पूछा, इसके सैंपल पेपर में भी आप देख सकते हैं जो रिलीज किया सीबीएसई ने। इन आयनिक सॉलिड देखो ना, हुआ क्या, एक NaCl क्रिस्टल था, उसको Na के साथ हीट किया गया। तो उससे पता क्या हुआ, जो Na जिस हीट कर रहे हो, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके, वैसे भी इसका एमपी सिर्फ 98 डिग्री है तो ज्यादा इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हुआ क्या, जो लेटिस पॉइंट का क्लोराइड था, Na तो एक्सटर्नल है और जो क्लोराइड है वो लेटिस से आ रहा है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, जब रिएक्शन हुई तो जो तुम्हारे पास वहां का क्लोराइड था उसकी जगह खाली हो गई। उस क्लोराइड की जगह खाली हुई तो सोडियम ने भी तो कमाल दिखाया था ना, इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाया था, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्यूपाई कर गया। तो इसको हम जर्मन में एफ सेंटर बोलते हैं, इसको जर्मन लैंग्वेज में एफ सेंटर बोलते हैं। और जो एफ सेंटर है, फार्ब सेंटर है, इसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। इन आयनिक सॉलिड्स विद आयनिक वैकेंसीज due to metal excess defect, when the metal atom deposit on the surface, they diffuse into the crystal, and after ionization the metal ion occupy cation vacancy while the electron occupy anionic vacancy. Such anionic sites occupied by the electron is known as F center. These electron get excited to higher energy level। वो तो आपको पता है, कलर रिस्पॉन्सिबल, कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है। तो एक्साइटेशन स्टेट पर जाएगा तो एक पर्टिकुलर कलर अपीयर होगा, जैसे NaCl आपको येलो कलर का दिखता है, KCl वायलेट कलर का दिखता है, LiCl आपको रोजी रेड कलर का दिखता है। तो एफ सेंटर की वजह से दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिखते हैं ये ना। नाउ अ ग्रुप 14 एलिमेंट। अब थोड़ा सा अगर आप मुझे सिलेबस पे वापस जाने के लिए बोलेंगे ना, तो ये पेज नंबर 1 है, तो यहां वॉइड्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक पॉइंट इफेक्ट, बस यहां तक की बात टर्म 1 के एग्जाम में। उसके आगे का डिस्कशन, दो ही क्वेश्चन है वैसे तो, क्लियर, लेकिन 20-22 क्वेश्चन तक आप रीच बना सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन था, ये 22 23 है और ये 24 है। यहाँ इसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी इसकी। व्हाट टाइप ऑफ सबस्टेंस वुड मेक द बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोफेरी वाला, ये भी सिलेबस का पार्ट है नहीं, क्लियर। ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद सुटेबल इंप्योरिटी टू व्हिच ग्रुप। देखो बच्चे ध्यान, पता क्या करना होता है, अगर 13 में मतलब लोअर ग्रुप के अंदर अगर आप डोप करवा दो हायर ग्रुप को, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएंगे, तो फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पैदा होएगा, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मीन conduction due to presence of excess of electron. Therefore, to convert group 14 into n type of semiconductor, it would be doped with 15, मतलब 14th को 15 से, 15 को 16 से, बट सेमीकंडक्टर उस ग्रुप के अंदर होने चाहिए। Now, what type of substance would make better permanent magnet? मैं फिर कह रहा हूं ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, मत पढ़ें,
जब सिलेबस में जुड़ेगा तो मेरा ये वीडियो फिर वापस काम आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सबस्टेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरो और फेरी। साफ सी बात है, फेरी का मतलब ही स्मॉल होता है और फेरो का मतलब लार्ज होता है। क्लियर। और इसका तो बेस्ट एग्जांपल फेकोनी है, FeCONI। तो देख ले, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट। दिस इज बिकॉज द मेटल आयन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड द डोमेन। पता है क्या होता है? ये क्रिस्टल है, ये मान लो आयरन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टीनी मैग्नेट्स हैं, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसल कर रहे हैं। ईच डोमेन इज अ टाइनी मैग्नेट, दीज डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, लो जी रख दिया, तो ये भाई साहब सीधे होके चलने लगते हैं आर्मी के जवानों की तरह से डिसिप्लिन में, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ऑल द domain get oriented in the direction of magnetic field and strong magnetic field is produced. Such order of domain persists even when the external magnetic field is removed. चाहे आप इसको हटा दो। आपने कभी किसी ऑफिस में, स्कूल के ऑफिस में जब जाए, प्रिंसिपल की टेबल पे एक ना इस टाइप से एक छोटा सा बॉक्स डिब्बी सी पड़ी रहती है जिसके अंदर ऑल पिन्स पड़ी रहती है। आप ऑल पिन एक उठाएंगे ना तो कई सारी साथ में आ जाएंगी, क्योंकि उन ऑल पिन पे मैग्नेटिक फील्ड लगते लगते वो परमानेंट मैग्नेट पे चेंज हो चुकी हैं। Hence, a ferromagnetic substance become a permanent magnet. On the other hand, the net of resultant magnetic moment of the ferry substance is small. तो फेरी का मतलब ही स्मॉल है और फेरो का मतलब लार्ज है, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हों, क्लियर, फेरी है। और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास एक दूसरे को कैंसलेशन के बाद क्लोक एंटीक्लोक और एक दो इलेक्ट्रॉन की वजह से जब कोई मैग्नेटिज्म आ रहा हो तो उसको बोलते हैं फेरी। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, क्लियर। तो इनको एक बार आप वापस, मैंने फिर कहा था आपको थोड़ी सी स्पीड हाई करके देख लें, तो इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये चीजें बड़ी बेनिफिशियल है। कहाँ के लिए मैंने आपको बार बार बताया, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द नीट एज वेल एज 12th क्लास। अभी आपका पेपर भी आ रहा है तो उसके लिए भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। सॉल्यूशन का इसके बाद ये बैक टू बैक, इतने में पहले एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको ना, तो इंडेक्स क्वेश्चन आप देख लें एक बार, ओके। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और वाइट रे इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हम दे रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। बस थोड़ा आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से आपको थैंक यू।